थे, लेकिन इस बार गुना से उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता। अब उनकी राज्यसभा सीट भी रिक्त घोषित हो गई, जिस पर उपचुनाव होगा। लेकिन इस सीट पर 4 दावेदार नजर आते हैं। सवाल ये कि इस बार किसको मौका मिलेगा, क्योंकि विधानसभा में संख्या के हिसाब से खाली होने वाली राज्यसभा की सीट फिर भाजपा के खाते में जाना तय है। हालांकि नए राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 2 साल का ही रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेती है। इस तरह के जो भी निर्णय जिस समय लेने की आवश्यकता होगी, सामूहिक नेतृत्व कार्यकर्ताओं के आधार पर निर्णय लेगा और दायित्व जिस कार्यकर्ता को दिए जाना होगा वो तय करेगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि पार्टी एक बार फिर जाति समीकरण को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय करेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अशोकनगर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सभा में पूर्व सांसद केपी यादव को दिल्ली ले जाने का संकेत दे चुके हैं। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि भाजपा यादव को राज्यसभा का टिकट दे सकती है। हालांकि इस पर बीजेपी की अलग राय है। तो नरोत्तम मिश्रा जी का जो दावा है वो उनका मजबूत दावा है, क्योंकि उन्होंने न्यू एंट्री को लेकर बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी और कांग्रेस में बड़ी संख्या में लोगों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। और जो जीत हुई है भाजपा की, उसमें कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा का योगदान है। तो वो तो एक दावेदार हैं। केपी सिंह को केवल इसलिए दावेदार माना जा रहा है कि वो सिंधिया की सीट खाली हो रही है, तो वो भी हो सकते हैं। और पार्टी के पास बहुत सारे कास्ट इक्वेशन है कि आपको किस वर्ग से देना है। आइए अब आपको बताते हैं कि राज्यसभा की सीट पर कौन कौन दावेदार हैं। पहला नाम गुना के पूर्व सांसद केपी यादव का है। इनका टिकट काटकर बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैंडिडेट बनाया। केपी से पिछले चुनाव में ज्योतिरादित्य हार चुके हैं। उस समय सिंधिया कांग्रेस में थे। केपी यादव को लेकर अमित शाह भी संकेत दे चुके हैं कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। दूसरे दावेदार हैं नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम राज्य सरकार में मंत्री रहे, ब्राह्मण चेहरा है और अमित शाह के करीबी हैं। इस लोकसभा चुनाव में वो न्यू जॉइनिंग टोली के संयोजक भी रहे हैं। तीसरे दावेदार हैं विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव। ये ब्राह्मण चेहरा है और पार्टी ने इस बार टिकट काटकर शिवराज को उम्मीदवार बनाया था। दावेदारों की रेस में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का नाम है। वो ग्वालियर से सांसद रह चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे। महाराष्ट्र भाजपा के सह प्रभारी भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के स्कूल काफी बदल जाएंगे, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ गांव की तस्वीर भी बदलेगी। और इसी सोच के साथ प्रदेश की मोहन सरकार एक और नवाचार करने जा रही है, जिसके तहत अब सरकार के मंत्री एक स्कूल को गोद लेंगे। तो कांग्रेस तंज कस रही है कि सरकार की सोच तो अच्छी है, लेकिन इसका हाल भी सांसदों के आदर्श ग्राम को गोद लेने वाली योजना जैसे न हो जाए। देखिए, सीएम मोहन का एक और नवाचार। एक स्कूल गोद लेंगे मंत्री। शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास। कॉलेजों के जिम्मे होंगे 2000 गांव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब सांसदों की तरह अपने मंत्रियों के हाथों एक स्कूल को आदर्श बनाना चाहते हैं। वही कॉलेजों के जिम्मे 2000 गांव होंगे। आला अफसर भी गांव को गोद लेने के लिए आगे आएंगे। इस नवाचार के पीछे मंशा यही है कि कॉलेज अगर गांवों को गोद लेंगे तो वहां शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हो सकेगी। कॉलेज गांवों के विकास पर भी काम करेंगे और सरकार को जरूरी सुझाव भी देंगे। लगभग 2000 गांव कॉलेज गोद लेंगे। ये उच्च शिक्षा के माध्यम से उन्होंने प्रयास किया। 2000 कॉलेज है, एक कॉलेज एक गाँव गोद लेगा। मोटे तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के साथियों से भी एक स्कूल गोद ले, ताकि वो स्कूल पे अपना ध्यान केंद्रित करे। अधिकारियों से भी इसी प्रकार से कहा है। मोहन सरकार की ये सोच वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन साल 2014 में पीएम मोदी ने भी सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की थी, जिसमें सांसदों को एक गांव गोद लेना था। लेकिन देखने में ये भी आया कि कई गांव आदर्श बने तो कई जगह ये योजना जमीनी स्तर पर लागू ही नहीं हो पाई। बैतूल सांसद डीडी उइके ने घोड़ा डोंगरी विधानसभा क्षेत्र के कन्हावाड़ी गांव को गोद लिया था, लेकिन वहां अब तक नदी पर पुल तक नहीं बन पाया।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दावा किया है कि हमारे हर मंत्री एक एक स्कूल गोद लेंगे। तो मैं समझता हूं आप स्कूल को गोद में बिठाएं या कुछ भी करें, शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी। जो शिक्षक हैं वो गंभीरता से अपने मॉड्यूल को नई चीज़ों के साथ इम्प्लीमेंट करने में सफल हो पाएंगे, नए नए इनोवेशंस करेंगे और एक कंपटीशन भाव के साथ में एक खूबसूरत सा जो शिक्षा का मॉडल है वो बाहर निकल कर आएगा। वैसे सीएम मोहन यादव की योजना काफी अलग है। इसमें स्कूल को आदर्श बनाने और शिक्षा स्तर को सुधारने की कोशिश है। इसके लिए सभी कॉलेजों से गांव तक बस सेवाएं भी चलाई जाएगी। गांव के विकास को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जाहिर है इसमें काफी मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल व्हील पावर की भी जरूरत पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो नीट की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने INS 24/7 पर खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने नीट में हो रही गड़बड़ी को व्यापम से भी जोड़ा है। तनखा ने ये कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर व्यापम जैसी गड़बड़ी है और व्यापम के मामले अब भी लंबित हैं, तो नीट में भी कई विसंगतियां हैं। छात्र बोल रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। तनखा ने NTA को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पूरे सांसद विवेक तनखा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नीट एग्जाम को लेकर तमाम तरह की समस्याएं जो है छात्रों के सामने देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। सर, एक ट्वीट आपकी तरफ से भी किया गया है और इसको सीधे तौर पर आप बात करें तो व्यापम से भी जोड़ते हुए जो है कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस इशू को लेके मैं ही सामने आया था देश में व्यापम के वक्त एक्टिविस्टों के साथ। वो एक्टिविस्ट सब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे प्रमाण दिखाए, फिर मैंने कपिल सिब्बल जी से बात की, फिर हम दोनों इस इशू को लेके आगे बढ़े और हमने लड़ाई लड़ी। हमको पता है कि उस लड़ाई में हमको कितना रोका गया था, किस लेवल पर रोका जाता था, हमको सब पता है। उसके बावजूद भी वी डिडंट गिव अप एंड अल्टीमेटली CBI इंक्वायरी हुई, मगर जस्टिस तो नहीं हुआ। वो CBI इंक्वायरी में भी खाना पूर्ति हुई और एक प्रकार से बीजेपी ने अपनी गवर्नमेंट के लोगों को प्रोटेक्ट किया और व्यापम को आज भी पेंडिंग रखा है। पनिशमेंट नहीं हुई है। पनिश कौन हुए थे? बच्चे हुए थे जो सिस्टम के विक्टिम थे। उनको और उनके पेरेंट्स को जेल भेजा गया था। जिन्होंने किया है, जिन्होंने पैसा कमाया है, जिन्होंने बदमाशी की है, उनमें से बहुत चुनिंदा लोगों को बस सिलेक्ट करके अंदर कर दिया गया था। रेस्ट सब पावर में है, खुशी में है। तो मेरा कहना है, नीट जो व्यापम के बाद स्टेट एग्जामिनेशंस खत्म किए गए, एक सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम आया, उसमें भी वही विसंगतियां हैं, उसमें भी वैसी बातें सामने आ रही हैं। अगर 2.4 मिलियन स्टूडेंट आज चिल्ला रहा है पूरे देश में कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसको हम अनदेखा कैसे कर सकते हैं? आप क्या चाहते हो कि आपका यूथ परेशान हो, आपका यूथ हैरान हो? मैं तो सोचता हूं इस समय आ गया है, इस पे हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई जुडिशियल इंटरवेंशन भी अच्छे से होना चाहिए और इसमें एक नई ऐसी व्यवस्था लाएं जिससे बच्चों का ट्रस्ट उस व्यवस्था में आए। आई चिल्ड्रन जो जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स बच्चे हैं, आई डोंट वांट टू सी देम डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड। जो देश इसको एक्सेप्ट करेगा, मैं वो देश मैं कहूंगा बहुत बड़ी गलती करेगा। सर, छात्र परेशान है, लेकिन NTA के स्टैंड को आप किस तरीके से देख रहे हो? उन्होंने कहा कि री एग्जाम तो नहीं, लेकिन जो ग्रेस मार्क है उसको लेकर जरूर वो कमेटी बनाते हुए नजर आएंगे। नहीं, खाली ग्रेस मार्क इज वन पार्ट, बट कल जो मैं टेलीविजन चैनल में जो मैं कंप्लेंट सुन रहा था, देख रहा था, मैं उसमें तो बहुत सारी कंप्लेंट्स है और पूरे देश में कई जगहों की कंप्लेंट्स है। इतने कैजुअली अगर NTA को ट्रीट करेगा, मैं ये कहूंगा देन यू आर हेडिंग फॉर अ बिग अनरेस्ट। छात्रों का बहुत बड़ा अनरेस्ट इस देश में होने वाला है अगर छात्रों की बात नहीं मानी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक तनखा जी थे, INH न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम तैयार हो चुकी है और नई टीम में MP से 5 चेहरे शामिल किए गए। मंत्रिमंडल के गठन से पहले खजुराहो सांसद और BJP प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के नाम की भी चर्चा थी, लेकिन फिलहाल उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि VD की भूमिका आखिरकार क्या रहने वाली है, देखिए। BD को मिलेगी नई जिम्मेदारी, कई बड़े पदों को लेकर कयास जारी, राष्ट्रीय स्तर पर भी फिट, प्रदेश स्तर पर भी हिट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा को PM मोदी के मंत्रिमंडल में अभी भली ही जगह नहीं मिली हो, लेकिन उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं जारी हैं।
इधर वीडी शर्मा का प्रदेश अध्यक्ष का एक्सटेंशन भी जून में पूरा हो रहा है। ऐसे में संभावना है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। उम्मीद है कि भाजपा अब संगठन चुनाव का ऐलान कर दे। कहा जाना और होना, राजनीति में यही बड़ा एक अंतर होता है, और हर व्यक्ति को हर समय पद पर रखा जाए ये भी कोई आवश्यक नहीं होता। वीडी शर्मा विद्यार्थी परिषद से आए, भाजपा में आके सीधे महामंत्री बने और उसके कुछ ही महीने के बाद वो अध्यक्ष बन गए, तो पार्टी ने उनको अध्यक्ष के तौर पर पूरा कार्यकाल दिया है। अब आगे उनकी यात्रा किस तरह की होती है राजनीतिक, ये जरूरी नहीं है कि वो पद के साथ हो। वो सांसद हैं, सांसद भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। वीडी शर्मा के सियासी भविष्य को लेकर कई संभावनाएं हैं। उन्होंने प्रदेश स्तर पर जो संगठन में काम किए हैं उससे वो राष्ट्रीय पद के दावेदार तो हैं ही, प्रदेश स्तर पर भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उन्हें केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है। मोदी सरकार में 71 मंत्रियों को जगह मिली है, जबकि 10 पद खाली हैं। ऐसे में मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा तो वीडी शर्मा के नाम पर विचार किया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना कम ही है। वैसे इस बात की संभावना भी है कि उन्हें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पद पर रिपीट किया जाए। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में ऐसा पहले हुआ नहीं कि लगातार 2 टर्म किसी को अध्यक्ष बनाया गया हो। नहीं, देखिए, माननीय वीडी शर्मा जी का जहां तक सवाल है तो उनकी भूमिका तो आज भी बहुत बेहतर है और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में एक सिद्धांत है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, तो जहां उचित रहेगा वहां माननीय वीडी शर्मा साहब को भेजा जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक नया इतिहास रचा है और माननीय वीडी शर्मा जी राजनीति के एक वो चतुर खिलाड़ी हैं कि जिनकी उपस्थिति मात्र से कार्यकर्ता में उत्साह आ जाता है, तो मैं समझता हूं कि उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वीडी शर्मा को बड़ा पद देने की चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ते हुए है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान दमोह में पीएम मोदी खुद उनकी तारीफ कर चुके हैं। अगर प्रदेश में जाति समीकरण के फार्मूले पर गौर करें तो केंद्रीय कैबिनेट में SC, ST और OBC चेहरे शामिल किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर OBC चेहरा है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी क्षत्रिय समुदाय से आने वाले नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। ऐसे में एक बड़ा पद ब्राह्मण वर्ग से हो सकता है और उसमें वीडी शर्मा फिट बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े अस्पताल की बात की जाए, यानी कि जया रोग अस्पताल की। इलाज कराना अब लोगों के लिए चुनौती है। जया रोग चिकित्सालय में इलाज से ज्यादा परेशानी मरीजों को पर्चे बनवाने में होती है। दरअसल पर्चा बनवाने के लिए एक ही विंडो है जिसमें विकलांग, वृद्ध और अन्य मरीज एक ही साथ लाइन में लगते हैं, पर्चा बनवाते हैं। कई बार तो मरीजों को बिना इलाज के ही वापस लौटना पड़ जाता है। हालांकि मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल की ओर से एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन कीपैड फोन रखने वालों को तो बहुत परेशानी होती है। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन भी सर्वर डाउन होने का हवाला देकर कन्नी काटने की कोशिश करता है। कार्ड मांग रहे हैं और 200 रुपए लिए। लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ। तो मोबाइल से रजिस्टर किया था आपने? नहीं, मोबाइल नहीं है हमारे पास। तो कैसे करवाया? आयुष्मान वो 200 रुपए लेकर है। छोटा मोबाइल है? नहीं, छोटा मोबाइल है, बड़ा मोबाइल हो तो हमारा बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो फिर हमने लाइन में लग के इधर से बनवाया, आधार कार्ड वगैरह दे करके तो बन आया। कोशिश कर रहे हैं कि सर्वर अच्छी तरह से काम करे। देखिए, आवा बना इसलिए है कि मरीजों को बिना वेटिंग के जल्दी से जल्दी डिजिटलाइज हो जाए। अभी ये इनिशियल फेज में है तो इसमें कुछ टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, उसको भोपाल के स्तर पर सुधारा जा रहा है। आज हमने भोपाल में भी बात की थी। ग्वालियर के जया रोग अस्पताल समूह यानी 1000 बिस्तर के अस्पताल में लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं और मरीजों को एक कतारों से बचने के लिए आभा काउंटर बनाए गए हैं जिसमें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन्हें बाध्य किया जा रहा है। लेकिन जिसके पास छोटे मोबाइल हैं वो
उनके लिए बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि वो ऐप डाउनलोड उस छोटे मोबाइल में होता नहीं है और बड़े मोबाइल उनके पास है नहीं। ऐसे में मरीजों को अपना पर्चा बनवाने के लिए 4 से 5 घंटे और कई लोगों को तो 2-2, 3-3, 4 दिन से लौटना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों की कतारें लगातार बढ़ रही हैं। पर्चा बनना ही इतना दुष्कर है तो इलाज कैसे होगा, ये अपने आप में भगवान भरोसे है। लेकिन 1000 बिस्तर का आधुनिक अस्पताल आधुनिक होने के साथ साथ लोगों की परेशानी का सबब भी बन गया है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर माफिया की दबंगई का एक अलग अंदाज दिखाई दिया। बिलौआ खनन क्षेत्र में अवैध रूप से खनन करने वाला माफिया खनिज विभाग में बेखौफ घूमता दिखाई दिया। ये भी बता दें कि माफिया की JCB भी जब्त की जा चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि अपने राजनीतिक रसूख के दम पर हर बार ये माफिया कानून के चंगुल से बच निकलता है। अवैध उत्खनन कर रहे हैं, इसकी शिकायत मैंने पहले भी की, आज फिर की है। आज 11/6/2024 में आज भी की, पहले भी इसकी मशीनें जब्त की गई हैं। 2019 में 2 मशीनें जब्त की गई तहसील द्वारा, SDM द्वारा डबरा तहसील, वहाँ से इसने कैसे सांठगांठ करके उसको उठाया गया है। आज फिर इन्होंने 24/4/2024 में फिर दोबारा से मशीनें जब्त की 37-17 में, उसको फिर इनने सांठगांठ करके पैसे में से खिला के खनिज विभाग को किसको है जो मुझे नहीं पता, फिर उठा के ले आया। इधर इंदौर शहर के मेंटल अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के माध्यम से धमकी मिलने के बाद अस्पताल प्रशासन अलर्ट हो गया। प्रशासन ने तुरंत ही मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजल एंड डिफ्यूज विभाग ने मौके पर पहुंचकर सर्चिंग शुरू की। क्राइम ब्रांच के DCP राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल प्रशासन को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इस तरह की ईमेल देश के अन्य कई अस्पतालों को भेजे गए। हालांकि सर्चिंग में कुछ खास हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले का पता लगा रही है। एक जो कि बांधगंगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मेंटल हॉस्पिटल है, वहां पर एक मेल आया था जिसमें कि एडम लांजा के द्वारा मेल करना बताया गया है, जिसमें और ये मेल इसमें ये बताया गया कि अभी बॉम्ब अटैक होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें बॉम्ब है और किसी भी समय ये सैबोटेज हो सकता है और कई लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो इसमें ये और उसमें ये लिखा था कि इस जो कि बॉम्ब अटैक के पीछे टेरराइजर 111 ग्रुप है और ये मेल कई हॉस्पिटल्स को किया गया है। इसमें पता चला है कि देश के कई विभिन्न हॉस्पिटलों को मेल किया गया है। जो मेल की जो ID है वो necro93@gmail.com के से ये मेल आया है। फिलहाल थाना बाणगंगा की टीम और इसके अलावा जो BDS की टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो वहां पर लगातार पिछले 1 घंटे से सर्चिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु बालक सहित 10 तीर्थ यात्री मारे गए, लेकिन हमले को लेकर पूरे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इसी कड़ी में भोपाल की तस्वीरें सामने आई, जहां बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिहादी आतंकवाद का पुतला फूंका और प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जम्मू कश्मीर में हुए तीर्थ यात्री के आतंकी हमले के खिलाफ आज जो है बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा है। राजधानी भोपाल में देख सकते हैं तस्वीरों में पुतला दहन किया। बात करेंगे सर, आज प्रदर्शन किया है। देखिए, जम्मू कश्मीर में माता के दर्शन करने वाले जाने वाले वो तीर्थ यात्री, बाबा के दर्शन करने जाने वाले वो तीर्थ यात्रियों पर पाकिस्तान पोषित इस्लामिक जिहादियों ने एक नपुंसक कायराना हरकत को अपनी अंजाम दिया। वो निहत्थे बच्चे, बूढ़े, जवान, उन पर अंधाधुंध फायरिंग करके ऐसे 10 निर्दोष हिंदू समाज के तीर्थ यात्रियों को वहां निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी। आज देश भर के संपूर्ण जिला केंद्रों पर बजरंग दल का यह प्रदर्शन है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को नाम एक ज्ञापन बजरंग दल के द्वारा दिया जा रहा है। देश में छुपे हुए वो गद्दार जो पाकिस्तान पोषित इस आतंकवाद को पोषण देते हैं, ऐसे छुपे हुए गद्दारों की चिन्हित केंद्र सरकार करे और उन पर कड़ी कार्रवाई करे, ये बजरंग दल की मांग है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों के पर जो आतंकी हमले है उसके खिलाफ जो है बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह इस्लामिक आतंकियों ने जो हमला किया उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नितिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के राधा रानी पर दिए गए बयान को लेकर ब्रज क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ब्रजवासियों ने मथुरा के SSP से उनके खिलाफ शिकायत की।
प्रदीप मिश्रा के बयान पर प्रेमानंद महाराज ने भी गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल प्रदीप मिश्रा ने अपने एक प्रवचन के दौरान राधा रानी के जीवन काल को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि हमें गाली दो तो चलेगा, लेकिन तुम हमारे इष्ट, हमारे गुरु, हमारे धर्म के खिलाफ बोलोगे तो उनका अपमान करोगे तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती। क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी, काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। हमारी लाडली जी के विषय में नहीं जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या है। बैठ तो तू आकर सामने। अब हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरिखा तर जाएंगे तो पुरिखा नरक जाएंगे। ऐसों को बैठा लोगे जिनकी जूठन खाते हो, जिनका जस गाते हो तो तुम्हें प्रणाम नमस्कार मिलता नहीं, किसी काम के नहीं, उन्हीं के हो करके उनका जस गाते हो, इसलिए सब तुम्हें नमन करते हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।